हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज का यह वीडियो लेसन पार्ट 3 की छात्राओं के लिए है। पेपर 6 में सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी हमारे सिलेबस का भाग है और उसी के एक चैप्टर है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, मानवतावादी मनोविज्ञान। तो इस वीडियो लेसन के थ्रू हम जानने का प्रयास करेंगे कि मानवतावादी मनोवैज्ञानिकों की मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रधान देन क्या हैं, उनके प्रमुख विचार क्या थे और उन विचारों की प्रासंगिकता कितनी है, वर्तमान मनोविज्ञान में मानवतावादी मनोवैज्ञानिकों की क्या स्थिति है, उनके विचार कितने प्रभावी रूप से अपना योगदान दे रहे हैं अन्य क्षेत्रों में। तो शुरुआत करते हैं मानवतावादी मनोविज्ञान के परिचय से। 1960-70 के दशक में मनोविज्ञान में एक नई विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ जो इतना प्रभावशाली था कि उसको एक आंदोलन के रूप में जानते हैं हम। और मानवतावादी मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे विस्तृत योगदान दो मनोवैज्ञानिकों का रहा, जिनमें सबसे प्रथम आते हैं अब्राहम मास्लो और दूसरे हैं कार्ल रोजर्स। शुरुआत कैसे हुई? कार्ल रोजर्स ने 1951 में एक पुस्तक लिखी और जिसमें उन्होंने क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी या रोगी केंद्रित चिकित्सा के बारे में बताया। वहीं 1954 में अब्राहम मास्लो ने एक बुक पब्लिश की जिसका शीर्षक मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी यानी अभिप्रेरण एवं व्यक्तित्व था। मानवतावादी मनोविज्ञान कितना प्रभावशाली है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसको मनोविज्ञान में तीसरे बल के रूप में जाना जाता है। इट इज रेकन्ड एज थर्ड फोर्स इन साइकोलॉजी। अगर मानवतावादी मनोविज्ञान के क्षेत्र में तीसरा बल था तो पहले दो बल कौन से थे? तो पहला बल था सिगमंड फ्रायड द्वारा अस्तित्व में लाया गया साइको एनालिटिक थ्योरी या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और दूसरा था वाटसन का शुरू किया हुआ व्यवहारवाद। मानवतावादी मनोवैज्ञानिकों ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और व्यवहारवाद दोनों के ही खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया दी। तो एक एक करके देखते हैं कि मानवतावादी मनोविज्ञान की मुख्य विरोध क्या थे इन दोनों ही एग्जिस्टिंग विचारों से। तो सबसे पहले हम सिगमंड फ्रायड और उनके साइको एनालिटिक थ्योरी की बात करें अगर, तो मानवतावादी मनोवैज्ञानिकों का मानना था कि साइको एनालिटिक थ्योरी एक तो व्यक्ति के विकास में उसके या व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में अनकॉन्शियस फोर्सेज अचेतन बल को ज़्यादा महत्व देता है। ऐसा लगता है जैसे कि व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके अचेतन शक्तियों का गुलाम होकर रह गया है। दूसरी बात कि साइको एनालिटिक थ्योरी में पास्ट या भूतकाल पर बहुत ज़्यादा जोर था। तीसरा विरोध जो मानवतावादी मनोवैज्ञानिकों ने जताया वह यह था कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सेक्सुअल डेवलपमेंट या लैंगिक विकास पर ज़रूरत से ज़्यादा जोर देता है। और एक और विरोध जो कि व्यवहारवाद के लिए भी उतना ही सही है और मनोविश्लेषणात्मकवाद के लिए भी उतना ही सही है, वह यह था कि मानव के विकास को मैकेनिस्टिक समझा जा रहा था, यानी जैसे मानव का विकास खुद उसके हाथों में न होकर बाह्य शक्तियों में निहित हो। अब पार्टिकुलरली अगर व्यवहारवाद की बात करें कि व्यवहारवाद की वे कौन सी विचारधाराएं थी जिसका मानवतावादी मनोवैज्ञानिक विरोध कर रहे थे, तो वो था व्यवहारवाद का ये कहना कि मानव का व्यक्तित्व लर्निंग पर बेस्ड है, यानी सीखने पर आधारित है। और सीखना क्या है? तो सीखना है बाहर के स्टिमुलस या उद्दीपन के प्रति जो आप अनुक्रिया करना सीखते हैं, एक खास तरीके से अपना अनुक्रिया देना सीखते हैं, वही मोटा मोटी सीखने के तौर पर जाना जाता है। तो व्यवहारवाद का भी ये कहना था कि अगर व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है आज जिस भी शेप या जिस भी आकार में है, उसके पीछे एक यांत्रिक प्रक्रिया का हाथ है जिसमें वो खास तरह के उद्दीपकों के प्रति अपनी अनुक्रिया देता है।
कहने का मतलब ये कि अगर आपके जीवन में कुछ खास खास तरह के उद्दीपक आते हैं तो आप उसके प्रति जो भी अनुक्रियाएं देंगे उसके बाद आपका व्यक्तित्व भी उसी खास तरीके से ढल जाएगा, यानी आपका नियंत्रण बहुत हद तक नगण्य हो जाएगा। तो साइको एनालिटिक थ्योरी और व्यवहारवाद के इसी डिटर्मिनिस्टिक विचारधारा या नियतिवादी विचारधारा के खिलाफ मानवतावादी मनोवैज्ञानिकों ने मानवतावादी मनोविज्ञान का परिचय कराया, मनोविज्ञान का, जिसमें उन्होंने मानव के प्रकृति के ज़्यादा सकारात्मक पक्ष को उजागर किया और ये बताया कि मानव में खुद व्यक्तिगत विकास की जिम्मेदारी निहित है। यानी ऐसा नहीं है कि मानव सिर्फ अपने भूत का गुलाम है, बल्कि वह अपने प्रेजेंट से भी बहुत कुछ उस पर फोकस करता है, उससे सीखता है और उसको कंट्रोल करने की क्षमता भी रखता है। और व्यक्ति का अपना विकास उसके खुद के हाथों में ही निहित है। इस आशावादी विचारधारा को आगे ले जाने के लिए ही मानवतावादी मनोविज्ञान का स्थान इतना प्रमुख हो जाता है। मानवतावादी मनोविज्ञान की जड़ों की बात करें तो अब्राहम मास्लो और कार्ल रोजर्स के पहले बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिकों के कार्य हैं जिनमें हम इस विचारधारा की जड़ें तलाश सकते हैं। उदाहरण के लिए फ्रेंच ब्रेंटानो, जिन्होंने कि संरचनावाद के संस्थापक उंट के विचारों का विरोध किया था उस समय, और इनका मानना था कि उंट का यह विचार कि चेतना की संरचना को अध्ययन किया जाना चाहिए, यानी चेतना को अलग अलग भागों में बांट कर अध्ययन किया जा सकता है। इस बात का फ्रेंच ब्रेंटानो ने विरोध किया और कहा कि चेतना एक ऐसी एंटिटी है जिसका अध्ययन समग्रता में ही होना चाहिए, यानी मानव के चेतन को छोटे छोटे भागों में तोड़ देना बहुत उसके अध्ययन को सटीक नहीं बनाएगा। दूसरे मनोवैज्ञानिक का नाम है कुल्पे। इनका भी विचार काफ़ी हद तक फ्रेंच ब्रेंटानो के विचार से सहमति के रूप में था। इनका मानना था कि चेतन अनुभवों को सिर्फ उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के रूप में नहीं मापा जा सकता। चेतन अनुभव उद्दीपकों के प्रति किए गए अनुक्रिया से ज़्यादा हैं। और आगे बढ़ें तो फंक्शनलिज्म या प्रकार्यवाद के संस्थापक विलियम जेम्स का भी महत्व मानवतावादी मनोविज्ञान के विकास में था। कैसे? उन्होंने अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, जो कि एक महत्वपूर्ण कृति है मनोविज्ञान की, उसमें उन्होंने आत्म पर यानी सेल्फ पर एक पूरा का पूरा अध्याय लिखा और बाद के आने वाले आत्म सिद्धांतवादियों ने काफ़ी कुछ इस थ्योरी से, इस बुक के अध्याय से प्रेरणा ली। और हमें पता है कि मानवतावादी मनोविज्ञान में सेल्फ की कितनी अहम भूमिका है। वहीं विलियम जेम्स ने यह भी कहा कि वुंट जो चेतन का अध्ययन कर रहे हैं, यानी चेतन की संरचना का, उससे कहीं बेहतर होगा कि मनोविज्ञान चेतना के कार्यों का अध्ययन करे। इससे क्या होगा कि व्यक्ति का अध्ययन एक संपूर्ण तौर पे हो पाएगा, बजाय कि उसको एक मैकेनिक डेवलपमेंट के तौर पे देखा जाए। तो विलियम जेम्स की ये विचार दूर से ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं मनोविज्ञान की इस विचारधारा के विकास में अपना योगदान रखते हैं। इसके बाद दौर आया गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों का, जिसमें वर्दाइमर ने जिसकी स्थापना की, कोहलर और कोफका ने अपना काम किया उसको आगे बढ़ाने का। इस विचारधारा में के मनोवैज्ञानिकों का मानना था कि किसी भी अनुभव को उसकी समग्रता में ही अध्ययन करना चाहिए। इनका मोटो वाक्य था, द होल इज मोर देन सम ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स और पार्ट्स। इसके बाद मनोविश्लेषण के विरोध
के तौर पर ही मानवतावादी मनोविज्ञान का जन्म हुआ, यह सही बात है। फिर भी बाद के मनोविश्लेषणवादियों ने, जैसे कि एडलर और कैरन हॉर्नी ने, ऐसे विचार दिए जो कि सिगमंड फ्रायड के मूल विचारों के खिलाफ जाते थे और व्यक्तित्व को अचेतन बलों से मुक्त करने की बात कर रहे थे। यानी एडलर और हॉर्नी का मानना था कि मानव का व्यक्तित्व अचेतन बलों का गुलाम नहीं है और मानव में यह क्षमता है कि वह अपने भूत के चंगुल से आज़ाद हो सके। तो एडलर और हॉर्नी जैसे मनोविश्लेषणवादियों के विचारों का भी मानवतावादी मनोविज्ञान के विकास पर बहुत योगदान है। अब हम लोग यह समझने का प्रयास करते हैं कि मानवतावादी मनोविज्ञान के बेसिक थीम्स क्या हैं, यानी मुख्य विचार क्या हैं मानवतावादी मनोविज्ञान की। तो पहली बात जो कि हमें आकर्षित करती है वह है कि यह विचारधारा व्यक्ति के अनोखेपन पर जोर देती है। यानी मानती है कि हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है, अनन्य होता है। किसी भी व्यक्ति के विकास को समझने के लिए उस इंडिविजुअल के लाइफ हिस्ट्री को समझना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक सिद्धांत विकसित किया, एक जनरल थ्योरी विकसित की, जिसमें आपने मानव के विकास के किसी एक पहलू को समझने का दावा किया और उस सिद्धांत को सभी व्यक्तियों के सभी पक्षों पर लागू कर सकते हैं। यह सही नहीं होगा, क्योंकि हर व्यक्ति यूनिक है और हर व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने के लिए उसकी लाइफ हिस्ट्री को भी समझना पड़ेगा। दूसरा, मानवतावादी मनोवैज्ञानिकों के पहले जो प्रमुख विचारधाराएं थी, जैसे कि मनोविश्लेषणवाद हो या व्यवहारवाद, वो मानव के बारे में एक नकारात्मक विचार रखती थी, या उनके विचारों से ऐसा लगता था कि मानव जो है वह नकारात्मक शक्तियां उसमें प्रधान रूप से पाई जाती हैं। बट मानवतावादी मनोवैज्ञानिकों का मानना था कि मानव का व्यक्तित्व ज़्यादा सकारात्मक तरह का है, ज़्यादा आशावादी है, और अगर उसको अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मिलता है तो कोई भी व्यक्ति एक ऊर्जावान और सकारात्मक व्यक्तित्व के रूप में ढल सकता है। अगर तीसरी बेसिक थीम्स की बात करें मानवतावादी मनोविज्ञान की, तो वह है कि किसी भी मानव का अध्ययन समग्र के रूप में होना चाहिए। उसके व्यवहार के अलग अलग पहलुओं का अलग अलग अध्ययन करना और फिर उसको किसी व्यक्ति पर लागू करना बहुत न्याय संगत नहीं होगा। एक व्यक्ति का अध्ययन पूरी तरह से ही होना चाहिए। चौथी बात कि मानव जो है वो हर व्यक्ति में एक इनेट टेंडेंसी होती है, उसमें ये क्षमता निहित होती है कि वह अपने अधिकतम क्षमता को प्राप्त करे। यानी अगर व्यक्तियों को उचित माहौल मिले और उचित तरह का शिक्षण का मौका मिले तो सभी व्यक्ति अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी क्षमता उसके अंदर निहित होती है, अंतर्निहित होती है। और ये एक पॉइंट का स्टडीज शुड बी पर्सन सेंट्रिक रेदर ग्रुप सेंट्रिक, इसकी चर्चा हम लोग थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि किसी भी व्यक्ति का अध्ययन इंडिविजुअल लेवल पर ही होना चाहिए, क्योंकि वो अनन्य है, ना कि किसी ग्रुप के बदौलत। यानी किसी देश के सभी व्यक्तियों का अध्ययन या किसी राज्य के किसी धर्म के व्यक्तियों का अध्ययन करना और फिर वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पर उस अध्ययन के परिणामों को लागू करना बहुत सटीक नहीं होगा, यथार्थ नहीं होगा। एक व्यक्ति का अध्ययन व्यक्ति विशेष या व्यक्ति केंद्रित होकर करना ही सबसे उत्तम उपाय है। व्यवहारवाद में हमने देखा कि व्यवहारवादियों के ज़्यादातर अध्ययन जानवरों से जुड़े होते थे, जैसे वाटसन हो या और दूसरे व्यवहारवादी हों, तो वो लोग रैबिट पर, चूहे पर और इन सबों पर अध्ययन करते थे और उस अध्ययन के परिणाम को मानव पर भी लागू करने का प्रयास करते थे। ऑब्वियस रूप में जस का तस नहीं, बल्कि उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस वो अपनी विचारधारा के आधार पर करते हुए करते थे। बट मानवतावादी मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जानवर
व्यक्तियों से बहुत अलग होते हैं और उन पर किया गया अध्ययन किसी भी रूप में मानव को समझने के लिए लागू नहीं होना चाहिए, यानी उनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। अगली बात है कि मानवतावादी मनोवैज्ञानिकों का यह मानना था कि मानव जो है बेसिकली फ्री विल रखता है, यानी अपनी इच्छा का निर्माता वह स्वयं है और उसमें सृजनात्मक शक्तियों की कोई कमी नहीं है। यानी मानव को अगर उचित अवसर प्रदान किया जाए तो उसकी क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता उभर कर आएगी। एक और मुख्य विचार था मानवतावादी मनोवैज्ञानिकों का कि हमारे जीवन को समझने के लिए प्रेजेंट पर जोर होना चाहिए, वर्तमान पर जोर होना चाहिए, ना कि भूतकाल पर। जैसा कि व्यवहारवादी भी कहते थे कि हमारी लर्निंग जो पीछे की लर्निंग है उसी के आधार पे आगे के फ्यूचर का भी निर्माण होगा। या फ्रायड कहा करते थे कि चाइल्ड इज फादर ऑफ अ मैन, चाइल्ड इज द फादर ऑफ अ मैन, यानी बचपन में जो आप टीन एज तक जो चीज़ें सीखे हैं उसी को आप आगे भी आगे बढ़ाएंगे, मतलब उसको आप चेंज नहीं कर सकते। बट मानवतावादी मनोवैज्ञानिकों का यह मानना रहा कि आप अपने भूत को बदल सकते हैं, अपने फ्यूचर को अपने भूत से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठतर बना सकते हैं। मानवतावादी मनोवैज्ञानिकों की सबसे बड़ी देन जो मनोविज्ञान को है वो है उनकी असामान्य मनोदशा की चिकित्सा के लिए अपनाया जाने वाला चिकित्सा पद्धति, एक थेरेपी जिसको कि हम पर्सन सेंटर्ड थेरेपी या क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी के नाम से जानते हैं, रोग केंद्रित चिकित्सा। इसमें व्यक्तियों की चिकित्सा उनके सकारात्मक पक्षों को आगे लाकर और कुछ खास चरणों में उनको समझने का प्रयास किया जाता है। बेसिकली इस थेरेपी में थेरेपिस्ट या चिकित्सक व्यक्ति को अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड यानी कि बिना शर्त सकारात्मक आदर की स्थिति प्रदान करने की कोशिश करता है और ऐसा समझा जाता है कि व्यक्ति में अपना इलाज स्वयं करने की क्षमता निहित है। अपने असामान्य व्यवहारों को सामान्य बनाने की क्षमता व्यक्ति में स्वयं ही निहित है, सिर्फ ज़रूरत है उसकी बातों को सुनने की, उसकी असामान्यता के कारणों को समझने में उसकी मदद करने की और एक ऐसा माहौल देने की जहाँ पे कि उसको यह विश्वास हो कि उसकी बातें समझी जा रही हैं, तो वह स्वयं ही अपने व्यवहार में सुधार कर सकता है। इसके बाद हमें जानना होगा कि मानवतावादी मनोविज्ञान आज एक विचारधारा के रूप में वर्तमान मनोविज्ञान में कहाँ स्टैंड करता है। इसके लिए मानवतावादी मनोवैज्ञानिकों के स्ट्रेंथ या मानवतावादी मनोविज्ञान की क्या क्या प्रधान विचारधाराएं हैं उसको जानना आवश्यक था, जो कि हमने अभी जाना। वीकनेसेस की क्या थी इस विचारधारा की? एक वीकनेस तो ये थी कि मानवतावादी मनोविज्ञान जिन विचारधाराओं की आलोचना कर रहे थे, यानी कि मनोविश्लेषणवाद और व्यवहारवाद, वो ऑलरेडी मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी से धीरे धीरे बाहर खिसक रहे थे और कोग्निटिव साइकोलॉजी अपने आप में एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में उभर रहा था, जहाँ पे कि इन आलोचनाओं पर ध्यान देते हुए और मनोविज्ञान में दूसरे तरह के अप्रोचेज लाने की कोशिश ऑलरेडी चल रही थी। दूसरा कि मानवतावादी मनोवैज्ञानिक ज़्यादातर क्लिनिकल प्रैक्टिस में थे और वो मनोविज्ञान के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में ज़्यादा सकारात्मक योगदान नहीं कर रहे थे। इसका परिणाम था कि मानवतावादी मनोविज्ञान एक विचारधारा के रूप में उतना प्रसिद्ध नहीं हो पाया जितने कि अन्य विचारधाराएं हैं। तीसरा कि मानवतावादी मनोवैज्ञानिकों ने मानव व्यवहार के अध्ययन के लिए कोई वैकल्पिक सुझाव नहीं दिया। जैसे उन्होंने ये तो बताया कि एनिमल्स पर स्टडी कर उससे मानव पर लागू करना बहुत अच्छी बात नहीं है, या उससे जो परिणाम आएंगे वो बहुत यथार्थ नहीं होंगे। बट इसका विकल्प क्या हो सकता है और किस तरीके से अध्ययन किया जाए, तो इस पर मानवतावादी मनोवैज्ञानिकों ने बहुत ज़्यादा बात नहीं की। वर्तमान स्थिति यह है कि यह
मानवतावादी मनोविज्ञान अपने चिकित्सा पद्धति पर्सन सेंटर्ड थेरेपी या व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा के लिए ज़्यादा जाना जाता है और असामान्य रोगों की चिकित्सा में यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति रखता है। अगले वीडियो लेसन्स में हम लोग जो मानवतावादी मनोवैज्ञानिक है अब्राहम मास्लो और कार्ल रोजर्स, उनके जीवन और उनके योगदानों के बारे में अलग से विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू।